हेलो गाइस, मैं प्रखर सर झाँ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फटाफट से, है ना। क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूं। पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। और जितने भी मैं आज क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन पेट से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। इसका मैंने एक टेस्ट तैयार किया है आप सभी के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है व्हाइट बोर्ड पर, तो आप लोग इसका आंसर करें फटाफट। क्वेश्चन है, प्रकाश का इकलौता पुत्र राकेश के पिता का दामाद है। प्रकाश का इकलौता पुत्र राकेश के पिता का दामाद है। पूजा राकेश की इकलौती बहन है। प्रकाश का केवल एक ग्रैंडसन महेश है। राकेश एक पुरुष है और प्रकाश की कोई बहन नहीं है। महेश पूजा से किस प्रकार संबंधित है। आप इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से, है ना, और बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। सॉल्व कीजिए सभी लोग, आंसर बताइए, आंसर क्या आ रहा है। तो समझ लेते हैं, है ना, आंसर आ रहे होंगे। देखो भाई, प्रकाश का इकलौता पुत्र है, वो राकेश के पिता का दामाद है। अब पहले मैंने आपको बताया था कि जब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। बस आपने अगर फैमिली ट्री बना ली, आप रिलेशन को ईजिली से फाउंड कर जाएंगे कि क्या रिलेशन आप बना रहे हैं, ठीक है, क्या रिलेशन आपका आएगा। तो देखो इधर उसने कहा कि प्रकाश का इकलौता पुत्र राकेश के पिता का दामाद है। जो प्रकाश है उसका एक इकलौता पुत्र है, ये जो है इकलौता पुत्र है, ये दामाद है। ये दामाद है, किसका दामाद है, यानी कि इसकी जो बेटी होगी, इसकी जो लड़की होगी, उसके पापा ये रे राकेश के पिता के दामाद हैं, यानी कि इनका बेटा कौन होगा, राकेश होगा। समझो इस बात को। प्रकाश का इकलौता पुत्र ये जो है वो राकेश के पिता का दामाद है, यानी राकेश के पिता ये हो गए, और राकेश के पिता का दामाद यानी इनकी जो बेटी होगी उनका हस्बैंड, ठीक है। प्रकाश का पुत्र हो गया, राकेश के पिता का दामाद। अब उसने क्या कहा, पूजा राकेश की इकलौती बहन है। अगर राकेश इसका भाई है तो पूजा कहाँ पे आ जाएगी, ये पूजा आ जाएगी। ये क्यों, ये कौन होगी बेटा, पूजा कौन होगी, ये पूजा। प्रकाश का केवल एक ग्रैंडसन महेश है। अब प्रकाश का एक ग्रैंडसन है, यानी कि इन दोनों का लड़का होगा, कौन होगा, महेश होगा। इन दोनों का लड़का होगा कौन, महेश। दिखाई नहीं दे रहा, मैं नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये कौन हो गया बेटा, महेश, ठीक है। अब आगे बोला है राकेश एक पुरुष है। राकेश एक पुरुष है, यानी कि राकेश को पुरुष कर दो। और प्रकाश की कोई बहन नहीं है। प्रकाश की कोई बहन नहीं है, ठीक, क्लियर है, प्रकाश की कोई बहन नहीं है। अब आगे बोला महेश पूजा से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि महेश ये ग्रैंडसन था। अब महेश का रिलेशन देना है पूजा से, तो महेश कौन है, पूजा का बेटा। महेश कौन है, पुत्र है। महेश कौन है, पुत्र है। तो आपका आंसर क्या बन के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 पुत्र। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक क्लास में आमिर का स्थान, क्वेश्चन लिखते चलिए साथ के साथ। एक क्लास में आमिर का स्थान एक क्लास में आमिर का स्थान बाएं छोर से 9वां है। बाएं छोर से 9 है, बाएं छोर से 9 है। और संजय का स्थान दाएं छोर से 7 है। और
संजय और संजय का स्थान दाएं से 7 है। संजय का स्थान दाएं से 7 है। यदि इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी बैठे हैं, यदि इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी बैठे हैं, 5 विद्यार्थी बैठे हैं, तो बताइए क्लास में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? तो बताइए क्लास में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं? इसके ऑप्शन ले लीजिए। इसके ऑप्शन आपको क्या दिए गए हैं? 21, 9, 10, 21, 9, 10, कैन नॉट डिटरमाइन और NOT। ये 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फटाफट से इसका आंसर दीजिए क्या आ रहा है। आशा करता हूँ क्वेश्चन लिख दिया मैंने, तो क्वेश्चन लिखते ही आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, देखो कैसे करना है। एक क्लास में आमिर का स्थान दिया गया है आपको बाएं छोर से कितना, 9वां, और संजय का स्थान दाएं से कितना दिया गया है बेटा, 7वां। यदि इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी बैठे हैं, दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 5, तो हमें ये बताना है कि पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। अब इसके जो आंसर बन के आएंगे वो 2 आंसर बन के आएंगे। कैसे? इसका रीज़न ये है कि 2 लोग हैं, एक है संजय और एक है आमिर। अब यहाँ पे पोजीशन नहीं बताई गई दोनों में से किसी की, कि जो संजय बैठा है वो आमिर के दाएं बैठा है या बाएं बैठा है, या आमिर जो बैठा है वो संजय के दाएं बैठा है या बाएं बैठा है। आपको दोनों तरीके आपको लेके चलने हैं। तो देखो इधर उसने कहा क्लास में आमिर का स्थान बाएं छोर से 9वां है, तो मैंने क्या बताया, जब भी किसी पंक्ति की बात होगी तो पंक्ति में आपके 2 छोर होते हैं, एक होता है लेफ्ट और एक होता है क्या, राइट। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। अब उससे क्या बोला गया, आमिर का स्थान बाएं से 9वां है, बायां छोर ये है, मैंने आमिर यहाँ बिठा दिया और मैंने कह दिया यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, 9 है। ठीक है, इसके बाद मुझसे क्या बोला गया, और संजय का स्थान दाएं से 7वां है। संजय का स्थान दाएं से, यहाँ से संजय को मैंने यहाँ बिठा दिया और दाएं से कितने पे बिठा दिया, 7वें पे। अब क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि जो संजय बैठा है वो आमिर के दाएं बैठा है या बाएं बैठा है। तो आपको क्या करना है, संजय को एक बार आपने यहाँ पे कहाँ बिठा दिया, दाएं। अब एक बार कहाँ बिठाओगे, बाएं भी बिठाओगे। तो देखो आपने क्या किया, आमिर को यहाँ बिठाया, तो आमिर की यहाँ से लेके यहाँ तक की रैंक कितनी होगी, 9। आपने संजय को कहाँ बिठाया, यहाँ बिठाया, और संजय की यहाँ से लेके यहाँ तक की रैंक कितनी होगी, 7। ठीक है, अब मुझसे कहा गया कि इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी बैठे हैं। जब इन दोनों के बीच 5 विद्यार्थी बैठे हैं तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, कॉन्सेप्ट ये था कि रैंक जो होती है वो डिस्टेंस के बराबर होती है, और जो पर्सन होते हैं वो डिस्टेंस से 1 कम होते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखाया था। ठीक है, अब आपने कहा कि इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी हैं। जब विद्यार्थी 5 है तो दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, 6। मैंने आपको बताई थी। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से लेके ये दोनों के बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं वो कितने बैठे हैं, 5, तो दूरी कितनी होगी, 6। दूरी कितनी होगी, 6। केस फर्स्ट से अगर मैं टोटल देखता हूं तो टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी आ रही है, 9 और 6 15, 15 और 7 22। 9 देखो इधर, 9 + 6 + 7 कितना बना, 9 6 15, 15 7 22। ये डिस्टेंस है, आप एक कम कर देंगे कितना आ जाएगा, 21। कितना आ जाएगा बेटा, 21 आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन से अगर मैं देख रहा हूँ तो दूसरी कंडीशन में आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड से अमित तक की जो डिस्टेंस आपको दी गई थी वो 9 दी गई थी, और अमित से लेके
संजय तक की जो डिस्टेंस दी गई है वो कितनी दी गई है 6। तो आगे की आप डिस्टेंस क्या बोलेंगे बेटा, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3 है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3 है। अब अगर मैं टोटल डिस्टेंस देख रहा हूँ तो भाई यहाँ से राइट हैंड से संजय तक की है 7 और संजय से लेफ्ट हैंड तक की है 3। तीनों को दोनों को जोड़ दो, 7 और 3 बना 10। ये डिस्टेंस आ रही है, आप एक कम करेंगे कितना आ जाएगा 9। अब आपका आंसर 21 भी आ रहा है और आपका आंसर 9 भी आ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है तो बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं ये मुझे बताना है। तो आप क्या कहेंगे, 21 भी आपको आंसर में दिखाई दे रहा है, 9 भी आपको आंसर में दिखाई दे रहा है और साथ के साथ एक ऑप्शन और आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 C एंड D। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर यहीं पे वो इस तरह से पूछता तो बताइए क्लास में कम से कम कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो आप आंसर लगा देंगे क्या 9 आंसर लगा देंगे, क्या लगा देंगे 9। और अगर कहता कि पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं तो आप आंसर क्या लगाएंगे बेटा 21। बताइए क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है ना, पढ़ लीजिए आप इसे। कथन और पूर्व धारणा का ये क्वेश्चन है, कथन और पूर्व धारणा। कथन क्या कह रहा है, पहले कथन को पढ़ें कि कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक कथन दे दिया, कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब हमें इसमें पूर्व धारणा दी गई है। पहली पूर्व धारणा है डिटर्जेंट साबुन का झाग अधिक बनता है और सेकंड हमें दिया गया है डिटर्जेंट चिकनाई और गंदगी को हटाने में मदद करता है। बताइए कौन सी पूर्व धारणा सही है और कौन सी पूर्व धारणा गलत है। लिख लीजिए इसे, लिख लीजिए फटाफट से, है ना, और बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फटाफट आंसर दो। सब लोगों से आंसर चाहिए मुझे, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबसे आंसर चाहिए। चलो भाई देखो इधर कथन पढ़ो। कथन में कहा गया है कि कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और पूर्व धारणा दे रहा है ना। अब पूर्व धारणा होती क्या है, सबसे पहले तो हमें यही चीज़ आनी चाहिए पूर्व धारणा क्या होती है। तो पूर्व धारणा आपको देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है। पूर्व धारणा, पूर्व धारणा मतलब पूर्व में की गई धारणा, पूर्व में की गई धारणा। बात समझ में आई, पूर्व में की गई धारणा, ठीक है। अब हमें फर्स्ट में क्या दे रहा है, डिटर्जेंट साबुन का झाग, डिटर्जेंट साबुन का झाग अधिक बनता है, डिटर्जेंट साबुन का झाग अधिक बनता है। और सेकंड में क्या कह रहा है, डिटर्जेंट चिकनाई और गंदगी हटाने में मदद करता है। तो एक बात बताओ, क्या पहली पूर्व धारणा इस कथन के अकॉर्डिंग हम सही कर सकते हैं क्या? क्या झाग बनने का संबंध कपड़े से साफ करने से होता है? झाग ज़्यादा बनेगा तो ही कपड़े साफ होंगे क्या? तो पहली वाली पूर्व धारणा तो हमारी क्या हो जाएगी सर, गलत हो जाएगी। क्यों? झाग का संबंध कपड़े साफ करने में कोई नहीं है, झाग का संबंध कपड़े साफ करने से कोई संबंध नहीं है। अब सेकंड वाला कह रहा है कि डिटर्जेंट चिकनाई और गंदगी हटाने में मदद करता है। जो डिटर्जेंट होता है वो चिकनाई और गंदगी हटाने में क्या करता है, मदद करता है। इसलिए आप क्या करें कि कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें। तो सेकंड वाला आपका कथन के अकॉर्डिंग जा रहा है, इस वजह से सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ सभी को? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो भी देख लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सेग्रीगेट से है। क्वेश्चन नंबर 4 विषम छांटिए, विषम छांटिए। अब विषम छांटिए भाई, पहला वाला हमें दिया गया है क्या, x, दूसरा दिया क्या गया है l, तीसरा क्या दिया गया है
तीसरा दिया है m, और चौथा क्या दिया गया है, n। बताइए x l m n, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको, इसका जो आंसर है वो m बताएंगे, इसका आंसर m बताएंगे। क्योंकि वो क्या कहेंगे कि सर ये 24 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये इवन, ये इवन, ये इवन, ये ऑड, इस वजह से ये अलग हो गया, ठीक है। कुछ लोग तो ये बताएंगे, लेकिन इसकी दूसरी ट्रिक भी है, जो क्वेश्चन एजिटेज आपसे रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है, एजिटेज आपसे रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है, और उसने इसका आंसर बताया है n। अब n क्यों बताया है, n इस वजह से बताया है कि x जो होता है वो 10 होता है, रोमन नंबर में x क्या होता है, 10 होता है, l क्या होता है, 50 होता है, और m क्या होता है बेटा, 1000 होता है, ठीक है। लेकिन n हमारा कुछ नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है सभी को। तो इसका जो आंसर बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, n, 4th नंबर, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन है 5, 5वां क्वेश्चन है 5, 348, 5, 348, 564, 564, 689, 689, 753, और आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है सर आपके 775, 780, 695 और 660। ये 4 आपके आंसर ऑप्शन है। अब इसमें से हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका आंसर बताइए। 5वां क्वेश्चन बताओ वही क्या आ रहा है। देखो भाई समझ लें इसे। तो जब भी आपसे सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला आपका क्या काम रहेगा, सबसे पहले आपको ये देखना है, डिफरेंस चेक करना है। तो मैंने देखा इसके अंदर हमारा डिफरेंस कितने का है, तो 348 और ये 5, और मैंने देखा तो यहाँ पे जो डिफरेंस बन के आया वो कितने का बन के आया बेटा, 343 का बन के आया। कितने का बन के आया, 343 का। अब मैंने 348 और 564 में डिफरेंस चेक किया तो 14 में से 8 गया 6, फिर 5 में से 4 गया 1, और 5 में से 3 गया 2। 343 डिफरेंस बना, फिर 216 बन गया। अब और फिर मैंने आगे डिफरेंस चेक किया तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 गया। जैसे ही मैंने डिफरेंस देखा तो बेटा ये जो डिफरेंस होता है वो 7 का क्यू होता है, ये जो होता है वो 6 का क्यू है, ये 5 का क्यू है, क्या आगे 4 का क्यू है। तो मैंने देखा 13 में से 9 गया 4, 64 एकदम सही है। ये आपका क्या है, 7 का, 6 का, 5 का, तो आगे 4 का क्यू हो गया, ठीक है। अब आगे आपको किसका क्यू करना है, ये तो आपका 4 का क्यू हो गया, तो आगे आपको 3 का क्यू कर देना है। और 3 का क्यू क्या होता है, 3 का क्यू होता है 27। अब 27 आपको इसमें क्या करनी है, ऐड कर देने। भाई ये आप ऐड करके ही तो लिख रहे हैं, ये मैंने जोड़ के लिखे हैं, जोड़ के लिख दिए। आप जब इसको जोड़ के लिखेंगे तो इसका जो आंसर बन के आएगा आपके पास वो होगा 780। क्या होगा आंसर, 780। क्लियर है, समझ में आया सभी को क्वेश्चन।
कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलो वही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6वें पे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6वां क्वेश्चन देख लो। देखो 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन है 32, 57, 32, 57 और 16। तो यहाँ पे क्या आएगा, और ऑप्शन है आपके 65, 60, 51 और 45। ये 4 आपके ऑप्शन हैं। दिमाग लगाइए फटाफट और सॉल्व कीजिए क्या आ रहा है। बताइए भाई आंसर क्या आ रहा है। सोचो, थोड़ी सी थिंकिंग लगाओ, है ना। जब देखो रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो थिंकिंग का ही है। आप अगर जितना ज़्यादा सोच लेंगे क्वेश्चन आपका वो इतनी जल्दी ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं अगर देखूं तो मुझे 32 से 57 करना है ना। तो 32 से 57 करना है, कैसे हो सकता है। तो आप क्या सोच रहे होंगे, पहले आप डिफरेंस निकालोगे, है ना। डिफरेंस निकालोगे तो फिर अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखता हूँ, क्या सेम आएगा, चेक करके देख लो। इच्छा है आपकी, देखो 57, 32, 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 3 गया 2, यानी कि क्या जोड़ा गया है, 25 जोड़ा गया है। अब 16 में अगर मैं 25 ऐड करता हूँ तो 6, 5, 11 कैरी 1 41 होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, 51 दिया गया है। ठीक है, तो कुछ और सोचो। तो देखो लगाओ दिमाग थोड़ा सा कि आपने ये जब इनका डिफरेंस निकाला तो 25 आया है ना। आपने जब इसका डिफरेंस निकाला 25 आया है, और ये 25 आपका किसका स्क्वायर होता है, सर ये 5 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। अब ये 5 हुआ कैसे है, तो ये 5 कैसे हुआ है, ये 3 और 2, ये 3 और 2 को आपने जोड़ के 5 किया है। ये 3 और 2 को आपने जोड़ दिया, क्या कर दिया, 5 कर दिया। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मैं क्या करूंगा, 6 और 1 यानी 1 + 6 करूंगा, कितना बनेगा 7। और 7 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं कितना आएगा 49। और 49 में अगर मैं 16 ही ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 9, 6, 15 कैरी 1 4, 1, 5, 1, 6। आंसर आ जाएगा आपका क्या, 65। बताओ क्लियर हुआ। अगर क्लियर नहीं हुआ है कोई नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट करे दे रहा हूँ। देखो इधर एक बार फिर से रिपीट करे दे रहा हूँ। आपको 32 से आपको 57 करना है, 32 से आपको 57 करना है। तो आपने क्या किया, इन दोनों को डिजिटों को जोड़ा, कितना बना 5 बना, और 5 का मैंने स्क्वायर किया, कितना बना 25। ये 25 मैंने किस में, इसी 32 में जोड़ दिए। ये 25 मैंने किस में, इसी 32 में जोड़ दिए, क्या बन के आ गया 57 बन के आ गया। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो 16 की, तो 16 का मतलब 1 + 6 करोगे, कितना बनेगा 7, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। ये 49 आप इसी में जोड़ देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 65। हो गया, समझ में आई बात। 6वां क्वेश्चन हो गया। चलो भाई आगे बढ़े, 7वां क्वेश्चन देखो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है ना। देखो 7वां क्वेश्चन, देखो 7वां क्वेश्चन क्या आ रहा है। 7वां क्वेश्चन है आपका विषम छांटने वाला। एक क्वेश्चन तो आपको इसमें से मिलना ही मिलना है, विषम छांटिए, एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलना ही मिलना है। तो देखो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या दिया गया है वो समझ लो। 4 7 8 9 4 7 8 9 0। फिर हमें दिया गया 1 1 5 6 7 0, सॉरी 6 7 2। फिर क्या दिया गया है 4 1 2 3 6 और दिया गया 4 3 2 6 5। अब मुझे यहाँ पे विषम छांटना है, आप बताइए कैसे आएगा, क्या आएगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आएगा।
भाई विषम छांटना है, विषम छांटने का मतलब हो गया कि आपको तीन चीज़ें एक जैसी देख लेनी है। अब तीन चीज़ें एक जैसी कैसी होंगी वो देख लो। भाई मैंने देखा कि बीच में जो हमारे डिजिट लिखे हुए हैं वो एक क्रमागत रूप से हैं, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9, ऐसे ही 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। इन तीनों में बीच के जो डिजिट हैं वो कैसे हैं, एक क्रम में हैं, ठीक है, लेकिन फोर्थ वाले में बीच वाले डिजिट क्रम में नहीं है। इस वजह से इसका जो आंसर बन के आएगा वो आंसर आपका होगा 4 3 2 6 5, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आएगा, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, और आगे भी इसी प्रकार बजती है। एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, और आगे भी इसी प्रकार बजती है। तो बताइए घड़ी 2 दिन में कितनी बार बजेगी। तो बताइए घड़ी 2 दिन में कितनी बार बजेगी। अच्छा, इसके ऑप्शन भी ले लीजिए। इसके ऑप्शन क्या होंगे, इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 156, 270, 312, 78, ये आपके ऑप्शन है। 156, 270, 312 और 78। बताइए भाई, देखो कैसे करेंगे, चेक कर लो अपना आंसर, है ना। एक घड़ी 1 बजे 1 बार बज रही है, 2 बजे 2 बार बज रही है, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार बज रही है। इस तरह से बजती हुई जा रही है आगे। तो हमें पता है कि घड़ी में ऐसा तो नहीं है 12 बजने के बाद जब 13 बजेगा तो 13 बार बजेगी। क्या एक घड़ी में जो 12 घंटे वाली घड़ी है उसमें 13 बजता है? 13 का मतलब एक ही होता है ना भाई। 13 का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो अगर 1 बजे 1 बार बज रही है, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, तो आप क्या करेंगे, 1 से लेके 12 तक जोड़ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबको जोड़ लो, डॉट 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 12, ठीक है। 1 में 2 जोड़ो, 2 में 3 जोड़ो, 3 में 4 जोड़ो, ऐसे करके आप जोड़ते जाओगे 12 तक। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो आंसर बनेगा आपका क्या, 78, ठीक है। क्या बन के आएगा, 78। अब ये जो 78 आया है ये आधे दिन का आया है, यानी 1 बजे से लेकर 12 बजे तक का आया है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें पहले 1 दिन का निकालना है कि 1 दिन में कितनी बार बजेगी। तो 1 दिन में निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई, 2 का गुणा कर दो भाई। द्वारा से भी तो 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, ऐसे करके बजेगा कि नहीं बजेगा, ठीक है। तो 78 में आप 2 का गुणा करेंगे तो ये बन के आएगा आपका कितना, 156। कितना बन के आएगा, 156। अब हमें पूछा कितने दिन में बेटा, 2 दिन में हमसे पूछा गया है। और अगर हमसे 2 दिन में पूछा गया है, इसका मतलब आप क्या करेंगे, 156 का भी 2 गुना कर देंगे। तो 2 6 12 की 2 हासिल 1, 2 5 10 11 की हासिल 1, 2 1 2 3। आंसर कितना आ जाएगा, 312, ठीक है।
क्या आ जाएगा 312। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 8वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां। चलें भाई आगे बढ़ें। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिख लो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 4 मित्र ए बी सी और डी में, 9वां क्वेश्चन, 4 मित्र ए बी सी डी में ए का भार बी और सी से अधिक है, बी और सी से अधिक है। ए का भार बी और सी से अधिक है, डी का भार बी से अधिक है, डी का भार बी से अधिक है, डी का भार बी से अधिक है, लेकिन सी से कम है, लेकिन सी से कम है, लेकिन सी से कम है। उनमें से कौन तीसरा सबसे भारी है? उनमें से कौन तीसरा सबसे भारी है? ऑप्शन है आपके ए बी सी डी और निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। बताइए, सॉल्व कीजिए इसे और इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है। 4 मित्र हैं और 4 मित्रों में हमें दिया गया है ए का भार बी और सी से अधिक है, डी का भार बी से अधिक है लेकिन सी से कम है। अब उनमें से तीसरा सबसे भारी मुझे बताना है, तीसरा सबसे भारी कौन है? बताइए क्या आ रहा है आंसर। देखो भाई समझ लें, देखो 4 मित्र हैं, क्या कहा गया? ए का भार बी और सी से अधिक है, यानी ए ग्रेटर देन हो गया किससे? बी और सी से। अभी मुझे बी और सी के बारे में नहीं पता कि बी और सी में कौन भारी है कौन हल्का है। ठीक है, आगे बढ़े तो उसने कहा डी का भार बी से अधिक है, यानी जो डी है वो अधिक है किससे? बी से। डी का भार बी से अधिक है लेकिन सी से कम है, किसका? डी का, यानी कि सी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अब वो सी से सी बड़ा है किससे? डी से, और डी बड़ा है किससे? बी से। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो बी मेरा क्या होगा? बी और सी में, यहाँ पे तो मुझे पता नहीं था ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ? सी मेरा ग्रेटर देन है किससे? बी से, तो मैं सी को ग्रेटर देन बी कर सकता हूँ। सी ग्रेटर देन बी भी मेरा हो सकता है और सी बी ग्रेटर देन ए भी मेरा है। अब अगर मैं इसको तीनों को जॉइंट करूं, अगर मैं तीनों को जॉइंट करता हूं तो देखो कैसे हो सकता है। मैं इस तरह से इसको जॉइंट कर सकता हूं, मैं सी को एक बार यहाँ भी रख सकता हूं और इस तरह से डी और फिर यहाँ पे बी, इस तरह से रख सकता हूँ। और फिर दूसरी बात मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि मैं ए को यहाँ भी तो रख सकता हूँ। क्यों? ए और डी के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं गया है। अब उसने ये कहा कि तीसरा सबसे भारी कौन है। एक तरीके से और भी इसको मैं रख सकता हूँ, देखो कैसे। एक तरीके से कैसे रख सकता हूँ कि आपको ये दिया गया था कि ए जो है वो ग्रेटर देन है क्या? बी और सी। ठीक है, और ए ग्रेटर देन बी और सी दिया गया था और मुझे ये दिया गया था सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन बी, यही तो मुझे दिया गया है। ठीक है, अब अगर मैं इसको जॉइंट करूं तो मेरा सी जो है वो बड़ा है किससे? डी से, और डी जो मेरा बड़ा है वो किससे है? बी से। ठीक है, अब अगर मैं इसको जॉइंट कर रहा हूं तो देखो ए ग्रेटर देन हमारा है बी एंड सी, तो ये वाली भाषा नहीं लिख सकता मैं, ये वाली लाइन समीकरण में नहीं लिख सकता। देखो इधर समझ लो दोबारा से,
कि ए जो है ग्रेटर देन बी एंड सी, ए ग्रेटर देन बी एंड सी ये दिया गया है, और सी ग्रेटर देन डी एंड बी ये दिया गया है। ठीक है, अब अगर मैं इसको ज्वाइंट किया मैंने तो देखो ए मेरा बड़ा है बी और सी से, बी और सी से मैंने कर दिया एक बार, है ना। अब एक बार मैं कैसे लिख सकता हूँ कि अभी ए और डी के बारे में मुझे कोई रिलेशन नहीं पता, ए और डी के बारे में कोई रिलेशन नहीं पता, तो ए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो सी ग्रेटर डी ग्रेटर बी। ठीक है, इन दोनों के बीच में मेरा ए भी आ सकता है ना, सॉरी इन दोनों के बीच में ऐसे सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए, लेकिन हमारा सी बड़ा होना चाहिए था, गड़बड़ हो गई। देखो भाई इसका जो आंसर सही है वो ये है डी। कैसे? उसने बोला है कि ए का भार बी और सी से अधिक है, तो आप ए को ग्रेटर करेंगे बी एंड सी से। अब कह रहा है डी का भार बी से अधिक है लेकिन सी से कम है, वो वाली कंडीशन मेरी ये हो रही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ए को ग्रेटर करना है किससे, बी और सी से। ए को ग्रेटर करना है बी और सी से, वो मैंने ये कर दिया है। अब मुझसे कहा गया कि उनमें से कौन तीसरा सबसे भारी है, पहला दूसरा तीसरा। कन्फ्यूजन हो गई थी थोड़ी सी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, होती रहती है, सबको होती है कन्फ्यूजन। ठीक है, देखो चौथा ऑप्शन इसका सही है। तो उसने बोला कौन तीसरा सबसे भारी है, कौन तीसरा सबसे भारी है, कौन आपको दिखाई दे गया कौन सा, पहला सबसे भारी, दूसरा सबसे भारी और तीसरा सबसे भारी। आंसर आ गया क्या, डी। क्लियर है, बात समझ में आ गई सभी को। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या होगा वो भी देख लेते हैं ना। 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का ये टेस्ट था आपका। ठीक है, ये टेस्ट 10 नंबर का है, और क्वेश्चन है आपको दिया गया है स्टील किंग। क्वेश्चन लिखिए STEELKING। स्टील किंग में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, ऐसे कितने जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में, जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही, प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ऑप्शन आपके क्या है, ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कोई नहीं, पहला ऑप्शन कोई नहीं, दूसरा 1 2 3 और 5वां दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो भाई बताइए इसका आंसर क्या आएगा, समझ लें। STEELKING। तरीका समझो, मैंने ये आपको कराया था जब मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग कराई थी, है ना। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन मैंने कराए थे। तो आप क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 19 20 5 5 12 11 9 14 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी है। 19 के बाद 20 आता है और 20 आपको दिखाई दे रहा है, तो पहला जोड़ा आपका ये बन गया 19 20। ठीक है, 20 के बाद 21 22 23 24 25 होगा ही नहीं, कोई नहीं होगा आगे। ठीक है, तो ऐसे गिनेंगे नहीं। ठीक, इसके बाद 5 से, 5 के बाद 6 7
5 के बाद इधर भी गिनो, 5 के बाद 6 7 8 9, देखो ये मिल गया, 5 के बाद 6 7 8 9 मिल गया। इसके बाद इस वाले 5 से चेक करो, 5 के बाद 6 7 8, 5 के बाद 6 7 8 9 10, इस 5 से नहीं मिलेगा। 11 12 मिल रहा है, 1 2 3 आपको दिखाई दे गए, देखो 1 2 3 भी यहाँ पे 3 दिख रहे हैं। एक और चेक कर लो, कहीं एक और तो नहीं मिल रहा। 7 8 9, 7 8 9, 4 जोड़े आपको मिल गए, ठीक है। कितने जोड़े मिल गए? 4। अभी वैसे एक और आपको मिल जाएगा, एक और आपको मिल जाएगा। काउंट करो, देखो 5 से हमने लिया था, 12 से देखो, 12 के बाद 13 14 15 16 मिला क्या? नहीं। इस 14 से चेक करो, 14 के बाद 15 16 17 18 19 20, कितने बन गए? 5 जोड़े बन गए। वैसे 5 जोड़े बन रहे हैं, आप जैसे ही आपके 4 होते आप तुरंत ही वाला आंसर लगा सकते थे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन का आपका टेस्ट रहा, ठीक है। आशा करता हूँ सभी के 10 के 10 सही होने चाहिए, ठीक है। तो मिलेंगे, अभी तक अब मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी यूट्यूब पे, है ना। अब मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है। तो इतनी रखते हैं आज की क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।